नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद पूरी राजनीति पर भूचाल आता हुआ नजर आया। बता दें कि हेमंत सोरेन को यहां पर ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और हेमंत सोरेन को ईडी ने अब तक 10 समन भेज दिए थे, लेकिन हेमंत सोरेन उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं। लिहाजा ईडी ने अपनी कार्रवाई में सख्ती बरती और हेमंत सोरेन को पकड़ने का निश्चय कहीं ना कहीं कर लिया। यहाँ पर हेमंत सोरेन को पकड़ने के लिए दिल्ली आवास तक पहुंच गई ईडी, लेकिन हेमंत सोरेन दिल्ली के आवास में उनको मिले नहीं। लिहाजा हेमंत सोरेन को बिना पकड़े ईडी को वापस आने पड़ा। लेकिन उस दौरान हेमंत सोरेन की एक BMW कार ईडी के नजर में आई और ईडी ने उस कार को कहीं ना कहीं जब्त कर लिया। लेकिन उसके बाद हेमंत सोरेन की जो तलाशी थी, हेमंत सोरेन को जो ढूंढना चालू हुआ, उस पर ईडी ने सांस नहीं ली और जब तक हेमंत सोरेन को यहाँ पर गिरफ्तार नहीं कर लिया तब तक ईडी शांत नहीं बैठी। बता दें कि हेमंत सोरेन को झारखंड से ही गिरफ्तार कर लिया गया और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद से जो राजनीतिक माहौल था वो काफी ज्यादा गर्माया। कुछ लोगों का यह मानना है कि हेमंत सोरेन इस पर दोषी नहीं है, कुछ लोगों का मानना है कि ईडी अपनी कार्रवाई ईमानदारी से कर रही है और हेमंत सोरेन पूरी तरह से दोषी। लेकिन इस पर माजरा आखिर क्या रहा और कब से ये पूरा मुद्दा उठा और आखिरकार हेमंत सोरेन इस पर दोषी हैं भी या नहीं, या महज जो इस वक्त दिखाया जा रहा है, इस वक्त जो बातें चल रही हैं उसी के आधार पर दोषी मान लिया जा रहा है और उसी के आधार पर ईडी कार्रवाई कर रही है। क्या कुछ रहा पूरा माजरा, इसी को लेकर दर्शकों आज हम चर्चा करेंगे और कब से मामला शुरू हुआ और आखिरकार इसके पीछे का मेन वजह क्या थी। आप सभी का दर्शकों बहुत बहुत स्वागत है और इसी मुद्दे पर हम आज बात करेंगे। बता दें कि ये मामला आज से करीब 1.5 साल पहले शुरू हुआ और उस 1.5 साल पहले शुरू हुए मामले पर एक के बाद ऐसी कड़ियां जुड़ती गई कि हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं पूरे मामले पर फंस गए। बता दें कि 1.5 साल पहले जमीन घोटाले का मामला यहाँ पर सुर्खियों में आया और पहली FIR तभी यहाँ पर की गई। दरअसल यहाँ पर क्या झारखंड के पास रांची में एक इलाका है बरियातू, और बरियातू ही इलाके के पास कहीं ना कहीं ये पूरा मामला शुरू हुआ। दरअसल 2022 में बरियातू थाने में ही रांची के एक नगर निगम कलेक्टर ने एक FIR दर्ज की और उस FIR पर ही यहाँ पर पूरा माजरा शुरू हो गया। बता दें कि FIR दर्ज करवाने के बाद से इसमें एक दोषी निकल कर आया, वो था प्रदीप, और प्रदीप को ही यहाँ पर दोषी करार दिया गया और उसको ही यहाँ पर कहीं ना कहीं मान लिया गया। लेकिन उस आरोपी को लगा कि प्रदीप ने जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं उससे उन्होंने सेना की जमीन को हड़प लिया। दर्शकों, दरअसल ईडी को जो जानकारी मिली उसके हिसाब से जो मामला था वो जमीन घोटाले का ही था और ये जो जमीन थी वो सेना की थी और सेना की जमीन पर ही यहाँ पर कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन ने उस पर हस्तक्षेप किया। इस बात को लेकर ही ईडी पूरी कार्रवाई कर रही है। बता दें कि ईडी की जांच में पता चला कि जमीन जो है वो BM लक्ष्मण राव की है, जो एक आज़ादी के स्वतंत्रता सेनानी थे और उसी दौरान उनकी जो जमीन थी वो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन ने हड़प ली। इस बात को लेकर चर्चाएं तेज। बता दें कि जो जमीन थी ये सेना की थी और ये सेना को ही इन्होंने जमीन सौंप दी थी। जो लक्ष्मण राव जी थे इन्होंने जमीन सेना को सौंप दी थी और उसके बाद पूरा मामला उठा। बता दें कि अगला पॉइंट जो रहा उस पर जो मामला उठा वो था कि हेमंत सोरेन के पास ये जानकारी आखिरकार गई कहां से। तो बता दें कि इस मामले पर पहली गिरफ्तारी जो हुई वो थी अप्रैल 2023 में और 14 अप्रैल को ईडी ने इसके बागची समेत 7 और लोगों को ही हिरासत में लिया और उनको गिरफ्तार यहाँ पर कर लिया। उसी दिन की कई जगहों पर छापेमारी भी की गई और कई इसमें से IAS अधिकारी जो कि छवि रंजन के रांची और जमशेदपुर के आवास पर ताजपोशी की गई थी और तलाशी की गई थी। उसी तलाशी के दौरान उन लोगों को यहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया। अगले पॉइंट में अगर दर्शकों बात करें तो वो रहा हेमंत सोरेन के साथ ही ईडी के 14 अन्य सरकारी कर्मचारियों को भी अरेस्ट यहाँ पर किया गया था। दरअसल जब ये मामला पूरा उठा तो यहाँ पर बात ये चली कि और दोषी कौन थे। तो यहाँ पर और 14 लोग थे जिनको यहाँ पर गिरफ्तार किया गया। जमशेदपुर से यहाँ पर कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनको हिरासत पर ले लिया गया। अब ऐसे में 14 सरकारी कर्मचारी इस पूरे मामले पर फंस गए। पिछले साल की अगर बात करें तो ईडी ने IAS छवि रंजन को भी यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया था। रंजन 7 साल पहले 2011 के बेंच के अधिकारी हैं। इस अपील के और इस दलील के भी वो कई बड़े साक्ष्य बताया जा रहा है उनको। ऐसे अब पिछले साल मई में अगर बात करें तो ईडी ने IAS अधिकारी छवि रंजन को यहाँ पर गिरफ्तार किया था और उस पूरे मामले पर IAS अधिकारी भी कहीं ना कहीं लिप्त बताए गए।
बता दें कि ये जो पूरा मामला रहा वो 4 से 5 एकड़ जमीन को बेचने के लिए जो है फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए गए थे, इस बात से जुड़ा हुआ था। और ईडी के मुताबिक इसमें लैंड माफिया, बिचौलिया और नौकरशाह तक सब कुछ मिले हुए थे। यानी कि इस पूरे मुद्दे पर एक व्यक्ति नहीं था, तमाम व्यक्ति मौजूद थे। लैंड माफिया मौजूद थे, बिचौलिया मौजूद थे, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने वाले मौजूद थे। और इस बात को लेकर कि ये जो जमीन थी वो सेना की थी, वो सेना के लिए दी गई थी और लक्ष्मण राव ने यह जमीन सेनाओं को दे दी थी। ऐसे में ये कार्यवाही उठना वहां से शुरू हो गई। आगे दर्शकों अगर बात करें तो 2021 में प्रदीप इस जमीन को कोलकाता की एक कंपनी थी जहां पर जगत बंधु की टी स्टैंडर्ड लिमिटेड बेंच थी। इसी कंपनी के जो डायरेक्टर थे दिलीप घोष है, और दिलीप घोष के जो जांच में पता चला तो वो कहीं ना कहीं से नदारत रहे। दरअसल जांच में पता चला कि जो जमीन असल में जो जमीन है वो अमित जायसवाल की और नाम के व्यक्ति के पास बेची गई थी। अमित को कथित रूप से हेमंत सोरेन के करीबी में माना जाता है। अब ऐसे में दर्शकों बता दें जो मामला उठा वो करीब 1932 का बताया गया और लिखा गया कि 1932 का मामला है। और इस जमीन को कहीं ना कहीं प्रफुल्ल बागीच, प्रदीप बागीच के पिता ने सरकार से खरीद ली थी और उसको यहाँ पर 2021 में प्रदीप ने इस जमीन को कोलकाता के कंपनी के जो यहाँ के जगत बंधु के एक अरेस्टेड लिमिटेड कंपनी थी उसको बेच दी। और कहा यह जाता है जो इसके डायरेक्टर थे, जो इस कंपनी के डायरेक्टर थे, वो हेमंत सोरेन के बहुत ज्यादा करीबी थे। यहीं से उनके करीबी होने का दावा शुरू हुआ, यहीं से हेमंत सोरेन के साथ आने का दावा शुरू हुआ और यहीं से कहीं ना कहीं जो जमीन थी वो हेमंत सोरेन के हाथ पर जाने लगने वाली थी। और करीबी माने जाने की वजह से हेमंत सोरेन से उनकी चर्चाएं भी बढ़ गई। बता दें कि पिछले साल अप्रैल में गिरफ्तारी के दौरान ईडी के एक अधिकारी ने बताया कि जमीन की सरकारी कीमत 20.75 करोड़ रुपए थी, लेकिन इसे 7 करोड़ में ही बेच दिया गया, जो कि सरकारी रेट के काफ़ी कम बताया गया। जो सरकारी रेट था उससे काफ़ी ज़्यादा कम बताया गया और जो इसकी सचमुच जो इसकी प्राइस थी, जो सचमुच इसका कीमत थी इसकी, वो थी 20 करोड़ से 75 लाख रुपए। और ऐसे में ये जो ज़मीन थी महज 7 करोड़ में ही बेच दी गई। बता दें अगर रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तरीके की कई और जमीनी को डील और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए की गई हैं और पुराने डॉक्यूमेंट्स में असली मालिकों के नाम मिटाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया गया। बता दें कि जांच में पता चला कि जो रजिस्टर्ड ऑफिसर है और के जो सरकारी अधिकारी हैं इसमें मदद करते थे और इसी मदद के चलते ये पूरा मामला हुआ। वहीं ईडी के अधिकारियों ने आरोपियों के पास से फर्जी सरकारी मुहर, स्टाम्प, रजिस्ट्री पेपर, डॉक्यूमेंट्स, फर्जी लैंड और तमाम ऐसी चीज़ें बरामद की जो गैर कानूनी थी। और कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों से यहाँ पर जो उस मालिक थे, जो उन्होंने बेचा, जिन्होंने खरीदा और जिनके पास ये पूरा मामला रहा, उनके नाम मिटाए गए, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए गए, पेपर बनाए गए, मुहरें लगाई गई और जहां पर उसको एक इस तरह दिखाया गया कि वो हेमंत सोरेन की जमीन है। और इसी को लेकर मामला लगातार गर्माता हुआ नजर आया। ऐसे में हेमंत सोरेन के पास जो जमीन आई वो बहुत पहले आई और 1993 का मामला अब आकर यहाँ पर अपनी रडार पकड़। हेमंत सोरेन पकड़ इसलिए गए क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स बने जो फर्जी थे, जो यहाँ पर मुहरें आई वो भी फर्जी थी। और इसको लेकर ईडी ने जो लोगों को बरामद किया वो भी ये बताते हैं और उनके हिसाब से ये जो पूरा मामला रहा इस पर हेमंत सोरेन काफ़ी निगरानी पर थे। लेकिन हेमंत सोरेन ये बताने को तैयार नहीं थे कि हेमंत सोरेन की जो जमीन मिली ये किसी सेना से खरीदी। लक्ष्मण राव ने पूरी जमीन यहाँ पर बेची, उसके बाद ये जमीन प्रदीप के पास गई। प्रदीप ने यहाँ पर जमीन को उठाया और इसको कहीं ना कहीं एक ऐसे इंडस्ट्रीज के मालिक को बेच दिया जो कि हेमंत सोरेन के सबसे ज्यादा करीबी थे। लिहाजा हेमंत सोरेन के करीबी होने की वजह से पूरा मामला हेमंत सोरेन की नजर में आ गया। हेमंत सोरेन ने धीरे धीरे करके डॉक्यूमेंट्स बनवाना शुरू किए। हेमंत सोरेन के जरिए ईडी ने जो बताया उस हिसाब से हेमंत सोरेन ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाए, मुहरें बनवाई और तमाम ऐसी गैर कानूनी चीजें उनके यहाँ से बरामद हुई जो सरकारी तौर पर गलत मानी जाती। और ऐसे में लगातार मामला उठता रहा। दर्शकों अब आपको बता दें कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद से एक बात की चर्चा और तेज हो गई कि आखिरकार इस पूरे मामले पर दोषी हेमंत सोरेन ही रहे, उनको ही गिरफ्तार किया जाएगा या अन्य लोगों को किया जाएगा। हालांकि उनकी गिरफ्तारी के बाद अब यहाँ पर सीएम पद को लेकर भी चर्चा तेज।
कहा यह जा रहा है कि अब यहाँ पर जो चंपाई सोरेन है वो सीएम बन सकते हैं। उनकी भाभी को लेकर चर्चाएं तेज है, उनकी पत्नी को लेकर चर्चाएं तेज है, और ऐसे में बीजेपी पार्टी भी इस पूरे मुद्दे से पीछे नहीं। पूरे मुद्दे पर बीजेपी पार्टी भी अपनी नजर गड़ाई है कि किसी तरीके से झारखंड की मुख्यमंत्री सीट पर अपना कब्जा किया जाए। लिहाजा फिलहाल जो हेमंत सोरेन है वो पूरी तरह से ईडी के गिरफ्त में है। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अब वो मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं। अब अगले मुख्यमंत्री की यहाँ पर तलाश की जा रही है। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बात को लेकर लगातार खबर तेज है। लेकिन अब दर्शकों को देखना होगा कि हेमंत सोरेन इस पूरे मामले से निकल पाते हैं या नहीं, क्योंकि जो मामला हमने देखा, जो हमने आपको बताया, उस पर साफ तौर पर जाहिर हुआ कि हेमंत सोरेन डायरेक्ट इसके दोषी नहीं। हेमंत सोरेन ने सीधे इस पर घोटाला नहीं किया। इस पर कई कड़ियां रहीं, कई लोग रहे और कई लोगों ने जमीनें खरीदी, बेची, उसके बाद हेमंत सोरेन तक ये मामला पहुंचा। लेकिन हेमंत सोरेन पर जो इल्जाम रहा ईडी के मुताबिक, वो यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी रहा, दूसरा जमीन घोटाले पर। और जमीन घोटाले पर यहाँ पर हेमंत सोरेन ने जो कागजात थे उनको यहाँ पर डुप्लीकेट बनवाए। उन्होंने कई सरकारी और गैर सरकारी कानूनों को भी अपने हाथ में लिया, जिसके बाद हेमंत सोरेन पूरी तरह से फंसे। लेकिन ऐसे में हेमंत सोरेन का एक वीडियो जारी होता है और हेमंत सोरेन ये बताते हैं कि उन पर गैर कानूनी ढंग से यहाँ पर कार्रवाई की गई और गैर कानूनी ढंग से ही उनको यहाँ पर गिरफ्तार किया गया। ईडी गिरफ्तार करने आई है। दिन भर हमसे पूछताछ करने के बाद, समय बिताने के बाद सुनियोजित ढंग से मुझे गिरफ्तार करने का उन लोगों ने फैसला सुनाया। और किस विषय पर? ऐसे विषय पर जो चीजें मुझसे जुड़ी ही नहीं। मुझ पर 8.5 एकड़ जमीन का मालिक होने का इनका दावा है और भूयारी जमीन की, जो जमीन कभी बिकती ही नहीं और कहीं सबूत नहीं मिला। दिल्ली में भी इन लोगों ने छापे मारकर हमारी जो छवि खराब करने की कोशिश की और आज अंतर्गत हुआ। ये सुनियोजित तरीके से दिन भर ये योजनाबद्ध तरीके से आए, समय काटे और उनको पता है कि शाम के वक्त कोर्ट कचहरी बंद हो जाता है और उन लोगों ने अपने योजना के अनुसार मुझे अरेस्ट करने का निर्णय में सुनाया। मैं कोर्ट के निर्णय पर बिल्कुल सर्वमान्य के साथ उसका सम्मान करता हूं। अभी मैं कोर्ट में जा रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुझे इतना वक्त मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि व्यवस्थाएं देश के अंदर किस तरीके से चलती हैं। आज एक लोकप्रिय सरकार, एक आदिवासी अपने ताकत के बल पर जीतकर सरकार बनाकर राज्य की जनता का सेवा कर रहा था। आज लगता है ये वक्त अब मेरे लिए खत्म हो रहा है। अब एक नई लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी, ऐसे सामंती विचारों के साथ और ऐसे तंत्रों के साथ जो निर्दोष लोगों को, गरीब, निरीह, आदिवासी, दलित, पिछड़ों के ऊपर जो अत्याचार करते हैं, उनको मजबूत भी करेंगे और उनके लिए संघर्ष भी करेंगे। आज मुझे संभवतः ये लोग अपने कब्जे में ले लेंगे, मुझे उसका चिंता नहीं। शिबू सोरेन का मैं बेटा हूं। संघर्ष हमारे खून में है और संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। और जिस मंसूबे के साथ, लिहाजा ये मामला इस वक्त काफी ज्यादा चर्चाओं में। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर दर्शकों हमने आपको बताने की कोशिश की, पॉइंट्स रखे कि इस पूरे मामले पर आखिर माजरा क्या था और किस वजह से हेमंत सोरेन यहाँ पर गिरफ्तार हुए। इस पूरे मुद्दे पर दर्शकों आप अपनी क्या राय रखते हैं, आप भी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपके हिसाब से क्या लगता है कि हेमंत सोरेन अब गिरफ्तारी के बाद यहाँ पर छूट जाएंगी, और क्या हेमंत सोरेन के यहाँ पर इस्तीफा देने के बाद बीजेपी वहां पर अपना हस्तक्षेप कर पाएगी या फिर नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।